दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में रिसेंटली बताया था कि B1 B2 वीजा का मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं और मैंने शुरुआत भी किया था कि मतलब व्हाट आर द मेन टॉप 5 रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ B1 B2 वीजा। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं कि मतलब ब्रीफ में शॉर्ट में कि समराइज करके कि यूएसए B1 B2 वीजा का प्रोसेस क्या है। दोस्तों मैं यहाँ पे प्रोसेस समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो होगा कि डिटेल स्टेप बाय स्टेप नेविगेट करके मैं बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है इंक्लूडिंग DS-160। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूएस वीजा अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मेरा नाम है बालकृष्णा और इस चैनल पे आपको मिलेगा कि यूएस वीजा रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूएस एम्बेसी ओपनिंग स्टेटस अपडेट और मिलेगा कि यूएस वीजा B1 B2 H1B हो या फिर जो भी F1 स्टूडेंट वीजा हो या L1 वीजा हो, इसके बारे में टिप्स बताऊंगा, उसका प्रोसेस क्या है बताऊंगा, इंटरव्यू कैसे पास करते हैं या फिर इंटरव्यू को कैसे कन्वर्ट करके क्लियर करना है, उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बिल को हिट कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली शुरू कर देते हैं आज का प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहला काम होता है कि DS-160 फॉर्म हमको ये क्या बोलते हैं अप्लाई करने का, ना कि फिलअप करने का। दोस्तों उसका लिंक में जो वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे दे दूंगा मैं इस डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीनशॉट में भी होते अगर हुआ तो मैं डाल दूंगा। दोस्तों DS-160 फॉर्म वो होता है जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट का डिटेल देते हैं और क्या बोलते हैं मतलब आप प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जॉब के बारे में देते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में देते हैं या फिर आपका स्टडीज एजुकेशन के बारे में देते हैं। सब कुछ आपका जो भी पर्सनल प्रोफेशनल एजुकेशन सब डिटेल आपको वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल में एजुकेशन का बोले तो 10th स्टैंडर्ड से लेकर 10th से लेकर मास्टर डिग्री या हाईएस्ट डिग्री तक आपको अपडेट करना पड़ सकता है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि अगर किसी को पता नहीं है तो B1 B2 वीजा होता है विजिटर वीजा फॉर यूएसए ऑन टेम्पररी बेसिस। दोस्तों B1 होता है बिजनेस विजिट के लिए और B2 होता है टूरिज्म पर्पज के लिए। दोस्तों ये पीरियड होता है दोस्तों यूजुअली अगर आप जाना चाहते हो तो एक हफ्ता घूमने के लिए या फिर 1 या 2 हफ्ता मतलब किसी से मिलने के लिए या फिर बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, इसीलिए वो अप्लाई करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है और आप यूएस में जाते हो मतलब एयरपोर्ट में निकलते हो इमिग्रेशन के वक़्त, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 6 महीने का मतलब आपको वैलिडिटी देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको 6 महीने वहाँ पर रहना है। जितना आपका काम है उतना रहेगा, वो वापस आना है। अब चलते हैं DS-160 फॉर्म के बारे में। जैसे मैंने कहा कि दोस्तों आपको DS-160 बहुत ही ध्यान से फिल अप करना पड़ेगा। अगर आप एजेंट की मदद लेते हो तो कोशिश करना कि आप डिटेल दें उनको और वो आपका डिटेल वो खुद ये अपडेट करे। ये नहीं कि आप वो अपने हिसाब से करे बाय डिफ़ॉल्ट, नहीं। और जब DS-160 वो फ़िल अप कर देंगे, प्रिंट आउट लेके देने के लिए बोलिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। आप वो डिटेल को एकदम समझिए। अगर आपको लगे कि 100% एक्यूरेट है तभी उनको बोलिए कि सबमिट करने के लिए, या फिर मैं यही कहूँगा कि आप खुद फ़िल अप कीजिए। DS-160 में बता दूँगा, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप खुद कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों एक्चुअली DS-160 में आपको सॉफ्ट कॉपी या फ़ोटोग्राफ भी अपडेट करना पड़ेगा जो यूएस के लिए है। किसी भी स्टूडियो में जाइए यूएस के लिए बोलिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मतलब 80% जो आपका फेस है वो दिखना चाहिए, वो लेके दे देंगे और आपको आप अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये इसके अलावा मतलब कोशिश कीजिए कि जो पासपोर्ट में नाम, पासपोर्ट डेट ऑफ बर्थ जो भी है, मदर्स नेम एग्ज़ैक्टली मैच हो DS-160 में। दोस्तों लास्ट में ऑप्शन देखिए, DS-160 के बहुत सारे पेज है, 15 से 20 पेज, मेरे को याद भी नहीं है अभी। हर पेज में आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मतलब आज कंप्लीट नहीं कर पाए, कल करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, सेव करके रखिए, कल ओपन कीजिए, सेम थिंग लॉगिन करके फिर से अपडेट कीजिए। लेकिन दोस्तों एक बार अपडेट कर लिया उसके बाद सबमिट करने के पहले साइन करके सबमिट करना है। साइन नथिंग बट कुछ डिटेल पूछेगा, पासपोर्ट नंबर पूछेगा। एक बार सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते, वो याद रख लीजिए। ठीक है? इसीलिए कोशिश कीजिए कि सबमिट करने के पहले आप 2 बार पढ़िए DS-160, एक 100% करेक्ट है तो ही वो सबमिट करना। और सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको ये अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके पहले पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये DS-160 जो आपने सबमिट किया है 1 महीना तक रहेगा, मतलब ये क्या बोलते हैं सिस्टम पे। जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं, ये DS-160 आप फिल कर रहे हैं फॉर्म, सबमिट नहीं किए, फिर भी 1 महीने तक रहेगा। नथिंग बट जिस दिन क्रिएट किया उस दिन से 1 महीने तक ही रहेगा। 1 महीने तक आपने सबमिट करके अपॉइंटमेंट नहीं किया, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट नहीं लिया, इंटरव्यू खत्म नहीं किया,
तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा नया DS-160। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये 1 या 2 हफ्ते में आप अपना काम खत्म कर दें, ठीक है? और ये एक स्टेप खत्म हो गया कि आपने DS-160 ये फिलअप कर दिया। हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। तो अपना दूसरा स्टेप होगा कि आपको अभी फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फीस पेमेंट करने के बाद आपको क्या बोलते हैं वो शेड्यूल करना पड़ेगा आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। देखिए, लेकिन दोस्तों ये फीस पे करने के लिए, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के आपको दूसरे लिंक में जाना पड़ेगा, दूसरे वेबसाइट में, उन्हीं का है मतलब सीजीआई वेबसाइट में। वहाँ पे जाके आपको प्रोफाइल क्रिएशन करना पड़ेगा। देखिए, वो कोशिश करना है कि आप एक ही बार करें वो प्रोफाइल क्रिएशन, क्योंकि वो सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो पकड़ देता है। देखिए, मैंने अपना वीज़ा तो ले लिया, अगर मैं फिर से करना चाहूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत में नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि DS-160 फिलअप करने के बाद आपको जब ये सब प्रोसेस करने का मैं प्लान करूँगा, सोच रहा हूँ कि कैसे करूँ? देखिए, चलिए मैं कोई सॉल्यूशन लेके आता हूँ, ठीक है? आपको प्रोफाइल क्रिएशन करना पड़ेगा। प्रोफाइल क्रिएशन करने के बाद आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। फीस पेमेंट देखिए, पहले क्या था कि पूरा बैंक में जाके करना पड़ता था, एक्सिस बैंक में जाके, मैंने तो एक्सिस बैंक में जाके किया था। उसके बाद वो रिसिप्ट देंगे, एमआरवी रिसिप्ट, उसके बाद वो एमआरवी रिसिप्ट के साथ रेफरेंस नंबर के साथ मेरे को इंटरव्यू शेड्यूल करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि दोस्तों, आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, बैंक के ज़रिए कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शंस है, ठीक है? आप फीस पेमेंट कीजिए। $160 है, जो कि 11,500 से 12,000 रुपया इंडियन करेंसी है, जो आप आज के हिसाब से मतलब, तो उस हिसाब से जब मैं किया था अराउंड 11,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी था। $160 वो सेम है। देखिए, $160 एक्चुअली मैं देखा हूँ जितना भी कंट्री से लोग किया है, वो स्टैंडर्ड $160 है हर कंट्री के लिए, ठीक है? ये वन टाइम पेमेंट है दोस्तों, ये एक बार पेमेंट करने के बाद आपको रिफंड नहीं होगा, भले आपका इंटरव्यू पास हो या फेल हो, इसलिए याद रख लेना। कुछ लोग ये है कि मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई करेंगे जब तक ये यूएस वीज़ा अप्रूव ना हो। और ये भी देखना पड़ेगा कि 2-3 बार करोगे तो आप कितना पैसा वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट एंड लास्ट, जब फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं इंटरव्यू को, एकदम ज़बरदस्त क्या बोलते हैं, एकदम दमदार ट्रेनिंग लेके, मतलब दमदार प्रैक्टिस करके तैयार से जाइए और एक ही शॉट में ख़त्म कर दीजिए, एक ही शॉट में अप्रूव ले लीजिए, ताकि आपको इतना ये प्रोसेस दोबारा ना करना पड़े, पैसा भी बचाए, राइट? तो एक ही शॉट में क्लियर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, उसके बाद इस फ़ी पेमेंट के बेसिस पे और DS-160 के बेसिस पे रेफरेंस नंबर लेके आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा। जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे दोस्तों, आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, 2 डेट मिलते हैं यूजुअली, बायोमेट्रिक्स नंबर 1 और इंटरव्यू। बायोमेट्रिक्स वो होता है जहाँ पे आप DS-160, सिर्फ DS-160 और फी पेमेंट कॉपी लेके जाते हैं अपना पासपोर्ट के साथ, और अपना के जो भी है बायोमेट्रिक्स डिटेल देके आते हैं, जस्ट नथिंग बट फिंगरप्रिंट्स का डिटेल और फेस कट का फोटोग्राफ और रेटिना का देते हैं। मुझे ये पता नहीं कि ये 2-2 बार क्यों लेते हैं, क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पे भी ये सेम लेते हैं, सेम सेम फिंगरप्रिंट वगैरह सेम लेते हैं। हो सकता है कि ये क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अब आते हैं बाकी फिर से बायोमेट्रिक्स ये इंटरव्यू में। देखिए दोस्तों, कभी 99% क्या होता है कि बायोमेट्रिक्स और ये इंटरव्यू नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन होता है। मतलब अगर आप मंडे को लेते हो बायोमेट्रिक्स, ट्यूसडे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। यानी कि आप 2 बार जाने की ज़रूरत नहीं है उस लोकेशन पे। जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, अब मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है चेन्नई। ये नहीं, बैंगलोर में नहीं कि मैं घर आ जाऊँ फिर नेक्स्ट डे जाऊँ, नहीं, मेरे को चेन्नई जाना पड़ेगा। चेन्नई जाके आप फिर वापस नहीं आ पाऊँगा, राइट? मेरे को वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो अगर नेक्स्ट डे ही हो तो आसान है, मेरा तो नेक्स्ट डे था। लेकिन किसी का क्या हुआ कि मतलब पता नहीं क्यों, हो सकता है कि स्लॉट्स ना मिले। फ्राइडे एक इंटरव्यू था, सॉरी बायोमेट्रिक्स फ्राइडे हुआ और मंडे इंटरव्यू हुआ। तो उस बंदे को या तो दोनों दिन वहाँ पे रहना पड़ा, रहना पड़ सकता है, या फिर उसको घर वापस आना पड़ेगा, फिर मंडे जाना पड़ेगा। या फिर ये भी देखा हूँ कि दोस्तों किसी को मंडे, ट्यूसडे बायोमेट्रिक्स मिला और थर्सडे, फ्राइडे मिला, मतलब इंटरव्यू। हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द स्लॉट्स, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन 99% आपको, यानी कि 1 दिन के बाद नेक्स्ट डे मिल जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप बायोमेट्रिक्स देके आओगे फर्स्ट डे, बायोमेट्रिक्स होने के बाद वो 5 मिनट का काम है। देखिए दोस्तों, आपको एग्ज़ैक्ट टाइम पे जाना पड़े, ना आप जल्दी जाइए, ना आप लेट जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। 10 मिनट पहले वहाँ पहुँचिए, दैट्स इनफ। खाली ही रहता है, मतलब ये एकदम ये नहीं कि बस का टिकट नहीं या ट्रेन का टिकट नहीं कि मैं भीड़ रहेगा, नहीं। आपका जो टाइम है उसी टाइम पे जाना है, 10 मिनट पहले बस, 10 या 15 मिनट पहले ओके पहुँचना वहाँ पे। जाना तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रैफिक निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचना 10 मिनट पहले।
बायोमेट्रिक्स होने के बाद नेक्स्ट डे जो टाइम दिया गया है दोस्तों, फिर से मैं बोलूँगा 10-15 मिनट पहले आप पहुँचिए, काफ़ी है। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का प्रोसेस मैं अलग से समझाऊँगा अलग वीडियो में, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू हो सकता है कि 30 सेकंड से लेकर मतलब 1.5 मिनट तक होता है, हो सकता है। मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं देखा कि 2 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू मतलब बहुत सारे सवाल हो जाएँगे, मतलब तकरीबन जिसका भी 2 मिनट तक इंटरव्यू होता है वो मतलब वो रिजेक्ट ही हो जाता है, ठीक है? बहुत रेयर है कि 2 मिनट का इंटरव्यू पास होता है। तो मतलब 30 या 45 सेकंड में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ये यूजुअली 5 या 6 क्वेश्चंस पूछेंगे आपको रैंडमली, और कुछ केसेस में 7 या 8 क्वेश्चन भी पूछते हैं। आप एक चीज़ याद रखना है कि वही क्वेश्चन वो पूछेंगे जो डीएस 160 में आपने फिल अप किया था, नंबर 1। नंबर 2, वो आप रैंडम, आप वो सॉरी, कंसल्टेंट ऑफिसर आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछेगा कि आपके बारे में जानने के लिए, जो डीएस 160 में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयारी करके रखिए, प्रिपेयर रहिए मेंटली कि मतलब ऐसा भी सवाल वो पूछ सकते हैं जो डीएस 160 में नहीं है। सिर्फ़ वो उसका उस सवाल का जवाब सिर्फ़ आपके पास ही होगा, क्योंकि आप ही ने अप्लाई किया है, आप ही जा रहे हो यूएस, राइट? तो ये थोड़ा-सा मतलब देख लेना क्या करना है। और इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी चाहे तो आप मेरे से भी डिटेली केस बाय केसेस मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो। आपका प्रोफ़ाइल मैं एनालाइज़ करके और डिटेल लेके, डॉक्यूमेंट्स देख के मैं बता सकता हूँ कि क्या-क्या क्वेश्चन्स आ सकता है और क्या-क्या आ भी नहीं सकता, और क्या-क्या आंसर करना पड़ेगा, कैसे, वो मैं ह हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है? ये हो गया इंटरव्यू। दोस्तों वो इंटरव्यू लेने के बाद देखिए, अगर आपका रिजेक्ट हो गया बाय एनी चांस, वो पासपोर्ट आपको दे देंगे तुरंत वापस, और आपको वापस आना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए 99% में देखा कि सब कुछ सही होता है, नो प्रॉब्लम। 1% चांस है कि जब किसी का ये रिजेक्ट हो जाता है केस, इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है, थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं कैंडिडेट, राइट? वो आर्ग्यू करना लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, क्या रीज़न है? मतलब वो कंसल्टेंट ऑफिसर आपको कुछ बोलेगा नहीं, नहीं बोलेगा प्लीज़ लीव सर। वो वहाँ पे जाके पूछिए, कुछ तो बोलेगा, लेकिन आप जाओगे, लेकिन आपको लगेगा कि कोई काउंटर होगा पूछने की, कुछ हेल्प डेस्क होगा, नहीं है। आप एक बार एंट्री करोगे, अब एग्ज़िट के लिए जाओगे, वो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ़ एग्ज़िट गेट में ही जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका केस किसी भी कारण रिजेक्ट हो गया, स्माइल से ओके थैंक यू बोल के सीधा आ जाना। उसके बाद देखना कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे जाके क्या करना है। उनसे आर्ग्यू मत करना, क्योंकि वो हाइली एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कि कौन-सा केस रिजेक्ट करना है, कौन-सा केस अप्रूव करना है। आप वहाँ पे आर्ग्यू करना बैठ जाओगे, हो सकता है कि अगर कुछ यहाँ ऊँच-नीच हो गई तो आपका वीज़ा परमानेंटली बैन हो जाएगा लाइफ़ लॉन्ग के लिए, या फिर 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बैन कर देंगे। मतलब उस टेन्योर तक आप वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर पाएँगे। इससे अच्छा तो है कि सीधा आ जाए, ठंडे दिमाग से सोचे कि क्या हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आंसर दिया आपने, क्यों रिजेक्ट किया होगा? क्योंकि वो बोलते नहीं कि क्यों रिजेक्ट किया, कभी बोलते नहीं है। आपको एनालाइज़ करके आपको खुद पता लगना पड़ेगा। हाँ, अगर आप डिटेल मेरे से शेयर करोगे तो मैं भी पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ। करने के बाद आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि भई अगली बार अप्लाई करूँगा तो कैसा करना है, राइट? तो अगली बार कोशिश करना है कि मतलब क्लियर कर देना। मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट टाइम आप जब जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, फर्स्ट टाइम यूएस वीज़ा जब अप्लाई कर रहे हो, उसी वक़्त आप क्लियर करने की मतलब ठान लेना कि मेरे को फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट टाइम में मेरे को यूएस वीज़ा क्लियर करवाना है। ये नहीं कि सेकंड सोचना मत कि इस बार फेल हो गया तो मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं सेकंड टाइम अप्लाई करूँगा, नहीं। सोचे कि एक ही बार अप्लाई करूँगा मैं इस बार मेरे को अप्रूव होना ही है, राइट? पॉजिटिव माइंड से जाइए, तैयारी करके जाइए, आपका मतलब अप्रूव हो सकता है, देयर इज़ नो इश्यू एट ऑल। दोस्तों अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, ठीक है? आपका नॉर्मल कैटेगरी में आपने अप्लाई किया तो 1 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। मतलब आपका जो भी मतलब नियरेस्ट क्या बोलते हैं, उनका याद नहीं आ रहा, ये क्या बोलते हैं, कुछ तो कोरियर सर्विस है उनका। मैं दोस्तों बाद में कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, याद नहीं आ रहा, वीएफएस नहीं है, वीएफएस की तरह एक आता है कुछ तो, मतलब पोस्ट ईएमएस वगैरह कुछ तो आता है। वहाँ से उस लोकेशन में जाके आपको लेना पड़ता है पासपोर्ट। 2 ऑप्शन है, जैसे डीएच 160 आप अप्लाई करते हो, वहाँ पे पूछेगा कि कैसे आपको पासपोर्ट चाहिए जब वापस लोगे। आप कोरियर सर्विस भी ले सकते हो, जो वहाँ पे आएगा आपको पिकअप करना है, आपको घर को नहीं आएगा, ठीक है? आप या फिर कह सकते हो कि मतलब मैं कंसुलेट एम्बेसी ऑफिस से ही पिकअप करूँगा। तब क्या होता है दोस्तों, जब आपको ये पासपोर्ट वीज़ा के साथ रेडी हो जाएगा, उस कलेक्शन सेंटर में आ जाएगा, वहीं पे जाके आप ले सकते हैं। वो थोड़ा जल्दी आपको अगर पासपोर्ट जल्दी चाहिए, तो आप वापस मत आइए, मतलब उसी सिटी में वहीं पे रहिए होटल में, और 1 या 2 दिन के बाद आपको स्टैंपिंग रख के आ जाएगा, वहीं से कलेक्ट करके आ जाइए। कुछ लोग ऐसा करते हैं।
मेरे केस में दोस्तों हमने थोड़ा-सा एक्सपेडाइट मतलब कॉर्पोरेट से किया था, तो मतलब 3 दिन में मेरा पासपोर्ट आ गया था। ये केस अलग है, अदरवाइज़ यूजुअली आपको 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपको मिल जाना चाहिए, देयर इज़ नो इश्यू एट ऑल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे मैंने कहा कि इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को हिट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और यूएस वीज़ा के बारे में बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ। स्पेशली बी1 बी2 को शुरू करके उसके बाद एच कैटेगरी में जाऊँगा, H1B कैटेगरी में, और यूएस एम्बेसी अपडेट के बारे में मैं रेगुलरली अपडेट लाता रहूँगा वीडियो। और आपको सबको पता है इस चैनल पे जो भी जुड़े हैं, या फिर आप नए आए हो, तो इस चैनल पे मैं बता दूँ कि हर महीने फर्स्ट को मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आता हूँ ऑन यूएस एम्बेसी ओपनिंग स्टेटस के बारे में। यूएस एम्बेसी में क्या हो रहा है और उनका प्लान क्या है, क्या होने वाला है, और मेरे ओपिनियन के हिसाब से क्या हो सकता है, वो सब डिटेल में बताता हूँ। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके ट्यून रहिए और मेरे से जुड़ने के लिए। और मैं कभी-कभी टाइम मिलने से मैं ये भी कहता हूँ कि मतलब लाइव आके आपसे जुड़ता हूँ, ताकि आप मेरे से डायरेक्टली सवाल पूछ सकें और मैं आपका सवालों का जवाब दे सकूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट्स करते हैं, रोज़ाना क्वेश्चन्स पूछते हैं, हज़ारों क्वेश्चन्स ईमेल भी करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन्स का जवाब दूँ। ठीक है? मैं कमेंट्स में ही जवाब दे देता हूँ, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स को मैं पिकअप करके वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स हैं, आप सबको पता लगे कि क्या क्वेश्चन्स है और क्या आंसर होना चाहिए। तो मतलब इसका कहना है कि एक बंदा क्वेश्चन पूछेगा लेकिन सबको हेल्प होगा, सबको हेल्प होना चाहिए। यही इस चैनल खोलने का मतलब है दोस्तों, मोटो है। ये नहीं कि मतलब किसी एक बंदे का भलाई हो, नहीं। ये कलेक्टिव टीम वर्क है दोस्तों। जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, जो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग जो भी है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसने भी अप्लाई किया वीज़ा, जिसका भी अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ, जो भी हुआ, आप अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो एक्सपीरियंस मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ। और जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, सबके आपके प्रोफाइल के बारे में अलग-अलग क्वेश्चन से आप पूछते हो, वो सब क्वेश्चन का आंसर देके मैं सबसे शेयर करता हूँ, ताकि सबको मतलब सब कुछ पता हो। जैसे कि इस चैनल में जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओ, तो मैं चाहता हूँ कि सब के सब इंटरव्यू अप्रूव हो, पास हो। ये देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक बंदा भी रिजेक्ट हो। यही मेरा इस चैनल खोलने का मोटो है। तो चलिए दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक टेक केयर, बाय-बाय।